हेलो फ्रेंड्स, मैं शत्रुघ्न विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हमार जॉब टॉप 1 पे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में मौर्य काल से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों को दोस्तों हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। और टोटल दोस्तों हम लोग 80 से भी ज़्यादा प्रश्न करेंगे जो आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है। और मौर्य काल एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे ही लिया जाता है। ठीक है। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी करते हो, एसएससी की तैयारी करते हो, बीपीएससी की तैयारी करते हो, पीसीएस, बीपीएसएससी, यूपीएससी, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो, सारे एग्जामों के लिए दोस्तों ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और इसमें हम लोग वही प्रश्न करेंगे जो एग्ज़ाम में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं और इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। तो चलिए आज हम लोग पहला प्रश्न को करते हैं। तो पहला प्रश्न में बोल रहा है दोस्तों, चाणक्य का अन्य नाम था। ठीक है। तो क्वेश्चन और फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, विष्णुगुप्त। ठीक है। और देखिए दोस्तों, ये जो भी हम लोग प्रश्न कर रहे हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे। चलिए नंबर 2 करते हैं। नंबर 2 में है, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र की तुलना। ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे। 3 में है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। तो 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, अशोक। ठीक है। अशोक ने राज्य गद्दी यानी राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दिया था। ठीक है। और ये जो प्रश्न पूछा गया है एसएससी से 2002 में पूछा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 4 में है, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने अशोक उसको प्रभावित किया था। ठीक है। क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। तो 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि कारुवाकी। ठीक है। और ये भी प्रश्न पूछा गया है एसएससी 2003 में। अगला प्रश्न करेंगे 5 में है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है। ठीक है। तो 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि अर्धमागधी। और ये भी देखिए एसएससी 2000 में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 6 में है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। तो 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, तक्षशिला। और ये भी देखिए एसएससी 1999 में पूछा गया प्रश्न है ये। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 7 में है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था। ठीक है। तो 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ई होगा, अशोक। और ये देखिए कितने बार एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी 2003 में, उत्तराखंड पीसीएस 2011 में, और एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, उसमें भी ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है। तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आप लोग दोस्तों इसे अच्छे तरीके से रिपीट करके ज़रूर देख लीजिएगा ताकि यहाँ से एक भी प्रश्न एग्जाम में मिस ना हो। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 8 में है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। तो 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, मौर्य। ठीक है। मौर्य वंश जो है दोस्तों ये सबसे प्राचीनतम राजवंश है। ठीक है। और ये जो पूछा गया प्रश्न है एसएससी 2002 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 9, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। तो 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है। और ये जो एग्ज़ाम में पूछा गया है रेलवे में पूछा गया है 2005 में। ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 10 में बोल रहा है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। तो 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, बौद्ध धर्म को। ठीक है। कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया था, मतलब ग्रहण किया था। ठीक है। और ये रेलवे 2005 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है 11, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में
किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, चाणक्य ने। ठीक है, और ये भी देखिए रेलवे 2003 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है 12 में, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, बौद्ध का। ठीक है, और सांची जो है दोस्तों ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और सबसे बड़ा जो स्तूप है, सांची का स्तूप जो है सबसे बड़ा है, और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये जो एग्ज़ाम में पूछा गया दोस्तों, ये रेलवे एग्ज़ाम में पूछा गया है 2004 में। ठीक है, और 2021 में भी एनटीपीसी में ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 13 में है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। तो 13 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाए थे। ठीक है, और ये देखिए रेलवे 2002 में और 4 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है 14 में, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा 14 का ये ऑप्शन बी होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, मौर्य वंश की जो स्थापना किए थे ये किए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने, और ये रेलवे 2005 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है 15, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, पन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 16, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो 16 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, यानी कि अजातशत्रु। ये जो है मौर्य वंश का शासक नहीं था, और ये रेलवे 2005 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 17, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुणाल। ठीक है, कुणाल जो थे ये अशोक का उत्तराधिकारी थे, और ये भी देखिए रेलवे 2005 में पूछा गया है प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 18 में बोल रहा है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, यानी कि विशाखदत्त। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 19, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है? तो 19 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 20, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते हैं? तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, इन्होंने ही मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को पहली बार जीते थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न करेंगे 21 में बोल रहा है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अशोक ने। ठीक है, अगला प्रश्न है 22, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र में। ठीक है, और ये पटना का प्राचीन नाम है, और जो वर्तमान नाम है वो है पटना। ठीक है, और ये जो पूछा गया है प्रश्न एनडीए 2002 में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 23, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। ठीक है, और जो अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं ये हैं चाणक्य। याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। और ये जो पूछा गया है प्रश्न AAO 2002 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 24, नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, मौर्य वंश ने। ठीक है, नंद वंश के पश्चात मगध पर जो शासन किए थे ये किए थे मौर्य वंश के शासकों ने। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा गया SSC 1999 में। अगला प्रश्न करेंगे 25 में है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, तक्षशिला। ठीक है,
मौर्य काल में शिक्षा का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था यह था तक्षशिला। और ये देखिए पूछा गया है बीपीएससी 2005 में। अगला प्रश्न करेंगे 26, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो 26 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा, यानी कि इंडिका। और ये जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, ये जो पूछा गया एग्जाम में, देखिए बीपीएससी 2005 में पूछा गया है और 2015 में भी प्रश्न पूछा गया है और एमपीपीएससी 2015 में पूछा गया है और एनटीपीसी 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी पूछा गया है। ठीक है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग इसे अच्छे तरीके से देख लीजिएगा पूरी वीडियोज़ को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 27, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि विशाखदत्त। ठीक है, और ये भी देखिए बीपीएससी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं हम लोग 28 में है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? तो 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, इंडिका। ठीक है, और ये भी देखिए बीपीएससी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं 29 में है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? तो 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, यानी कि प्राकृत भाषा। ठीक है, अगला प्रश्न है 30, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, चंद्रगुप्त ने। ठीक है, और देखिए बीपीएससी 2004 में पूछा गया प्रश्न है और ये भी देखिए बीपीएससी में पूछा गया था। अगला प्रश्न है 31, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 7 श्रेणियों में विभाजित किए थे। ठीक है, और ये भी देखिए बीपीएससी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। सारे प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 32 में है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ठीक है, तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि राजनीतिक नीतियाँ पर। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जिस पहलू पर प्रकाश डाला गया था वह दोस्तों राजनीतिक नीतियाँ पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है 33 में है निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि श्रीलंका। ठीक है, और देखिए अभी बीपीएससी 1998 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है 34, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 35 में है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि लकड़ी का। ठीक है, जो महल बनाए गए थे उस टाइम लकड़ी का बनाए गए थे। ठीक है, और ये देखिए बीपीएससी 1996 में पूछा गया प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है 36, बरार यानी कि जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग जिसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो 36 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, यानी कि आजीविकों ने। ठीक है, आजीविकों ने इसे आश्रय के रूप में ग्रहण किए थे। ठीक है, उपयोग किए थे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 37, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, और ये प्रश्न देखिए बीपीएससी 1994 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 38 में है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो 38 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि भाब्रू स्तंभ। ठीक है, इसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताए थे। ठीक है, और ये देखिए पूछा गया प्रश्न है बीपीएससी 1994 में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 39, इसमें दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। ठीक है, तो करते हैं इसको। तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा 39 का ये होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये वाला। तो मैं मिलान करता हूँ इसका। ए का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ए का 2 वाला हो जाएगा। ठीक है, ये होगा, और बी का जो होगा बी का 3 होगा, यानी कि ये,
और सी का जो होगा, सी का 1 होगा यानी कि ये वाला, और डी का 4 होगा ये वाला, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 40 में, मतलब यहाँ पे जो है दोस्तों, यहाँ पे इनका नाम दिया गया है, ठीक है। किस नाम से इन लोगों को पुकारा जाता था ये है। तो अशोक का दोस्तों प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है, चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और अशोक को प्रियदर्शी और चंद्रगुप्त को जाना जाता है दोस्तों, ए का होगा 2 यानी कि ये वाला। चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोट्टस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और बिंदुसार को जाना जाता है अमित्रघात के नाम से, ठीक है। ये यहाँ पे मिलान करना था। और ये जो प्रश्न पूछा गया है यूपी PCS 2003 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न करेंगे 40 में है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। तो 40 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है 41, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये कालसी में स्थित है, ठीक है। और ये देखिए 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है उत्तराखंड PCS में। और ये देखिए यूपी PCS 2002 में पूछा गया प्रश्न ये। अगला प्रश्न करेंगे 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 में है, सांची का स्तूप किसने बनवाया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ये होगा, अशोक ने बनवाया था। सांची का जो स्तूप है अशोक ने बनवाया था। और सबसे बड़ा जो स्तूप है ये सांची में स्थित है, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है, ठीक है। सांची में स्थित नहीं है, सांची का स्तूप जो है ये सबसे बड़ा स्तूप है मध्य प्रदेश में, ठीक है। और ये इसका निर्माण जो किया था अशोक ने किए थे। और ये देखिए MPPSC 1995 में पूछा गया प्रश्न ये। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 43 में है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो 43 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा यानी कि जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। और ये जो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न देखिए कितने बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, देख लीजिए। CGPSC 2003 में पूछा गया प्रश्न है ये, और BPSC 2008 में पूछा गया है, SSC 2012 में, UPSC 2016 में, और NTPC 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न दोस्तों एग्जाम में रिपीट होता रहता है, तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं 44। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है, ठीक है, किस शिलालेख में मिलता है। तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि शिलालेख ये जो है ना ये वाला में मिलता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। ये जो रोमन में लिखा हुआ ये है 13, ठीक है, यानी कि 13वां है, ठीक है। तो शिलालेख 13 में मिलता है। और ये जो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है RAS RTS 1999 और 2000 में पूछा गया प्रश्न है, और UP PCS 2016 में भी प्रश्न पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं 45। में है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, ठीक है। यूनानी राजदूत हैं ये मेगास्थनीज, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और ये देखिए एग्जाम में पूछा गया है RAS RTS 1998 में। नेक्स्ट प्रश्न है 46, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था, ठीक है। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है 47, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था। तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि अशोक। अशोक जो थे ये जो थे ये जनता के संपर्क में रहते थे अशोक, ठीक है। और ये जो पूछा गया प्रश्न है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, J&K PCS 2002 में प्रश्न पूछा गया ये वाला, ठीक है। अगला प्रश्न है 48 में है, 48 में बोल रहा है कि अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया। तो 48 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी, ठीक है, यानी कि भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया, ठीक है। भारी रक्तपात हुआ था उस टाइम, बहुत लोग मारे गए थे उस टाइम, तो वो देखकर जो अशोक है ना युद्ध की
नीतियाँ जो है सारे को छोड़ दिया था, ठीक है, त्याग दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 49, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? 49 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यह प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 50, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी कि निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो 50 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि मुद्रा राक्षस, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे हम लोग 51। 51 में है, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। तो 51 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा, ठीक है, यानी कि ये वाला, केवल 1, 3, 4। तो उन्होंने संस्कृति, कला व साहित्य का विकास किए थे और प्रांतीय विभाजन का कार्य किए थे और हिंदूकश तक साम्राज्य इसका विस्तार किए थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 3, 4। अगला प्रश्न करेंगे 52। 52 में है, कथन है और कारण है, ठीक है। कथन में है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, ठीक है। और कारण है, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाला स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो 52 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, ठीक है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। ए इसका राइट आंसर होगा और ये प्रश्न पूछा गया यूपीएससी 2000 में, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 53। 53 में है, अशोक के जो शिलालेख यानी कि रॉक एडिक्ट्स संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है। तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि दूसरा एवं 13वां, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 54, इसमें कथन और कारण है। तो कथन ए में बोल रहा है, अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। और कारण है, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पे है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 54 का ये होगा ऑप्शन ए, ठीक है, ये वाला। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 55, निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम यानी कि अशोक का उल्लेख मिलता है? तो 55 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, मास्की, ठीक है। मास्की अभिलेख में मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। और ये जो प्रश्न पूछा गया है यूपीएससी 1997 में, यूपीपीसीएस 2007 में और बीपीएससी जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, शायद उसमें भी पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 56। 56 में है, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रसार स्तंभों के बारे में गलत है? तो 56 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ये स्थापत्य संरचना के भाग है, ये गलत है, ठीक है। बाकी इन पर पीढ़ियाँ पॉलिश है, ठीक है, सॉरी बढ़ियाँ पॉलिश है और ये अखंड है और स्तंभों का सेप्ट सुंडाकार है, ठीक है। मतलब ए, बी और सी ये तीनों सही है और डी जो है ये गलत है, ठीक है, ये वाला गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 56 का। अगला प्रश्न करेंगे 57, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना जो किए थे ये किए थे अशोक जी ने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 58। 51 में सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, ठीक है। तो सूची 1 में प्रांत है और सूची 2 में राजधानी है उसकी, ठीक है। तो 58 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, ये वाला। ए का 1 होगा और बी का 2 होगा, सी का 3 होगा और डी का 4 होगा, ठीक है। तो उत्तरापथ प्रांत की जो राजधानी थी ये तक्षशिला थी। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी।
अवंती राष्ट्र की राजधानी जो थी ये उज्जैनी थी, और प्राची यानी पूर्वी प्रदेश की राजधानी जो थी ये पाटलिपुत्र थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न करेंगे 59। 59 में है, 59 में बोल रहा है किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो 59 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, अर्थशास्त्र के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 60। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किसके बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो 60 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा, यानी कि उपगुप्त के ठीक है, उपगुप्त से दीक्षा लिए थे। ठीक है, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली तो ये उपगुप्त से दीक्षा लिए थे। अगला प्रश्न करेंगे 61। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा। तो 61 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन ई होगा, यानी कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था। अगला प्रश्न करेंगे 62। 62 में है मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था। तो 62 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि सड़क निर्माण अधिकारी को। ठीक है, अगला प्रश्न है 63। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। तो 63 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, यानी कि गूढ़ पुरुष कहा जाता था। ठीक है, मौर्य काल में जो गुप्तचर होते थे उन्हें उस टाइम गूढ़ पुरुष के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है 64। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की। तो 64 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा, यानी कि तिसने। ठीक है, अगला प्रश्न है 65। किस जैन ग्रंथ के चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो 65 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि परिशिष्ट पर्वन में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 66। 66 में है कि किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष यानी कि फिस्कल ईयर आरंभ होता है। तो 66 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, यानी कि आषाढ़ यानी कि जुलाई महीने में। ठीक है, और अगला प्रश्न है 67 में निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है। तो 67 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, ये वाला। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 67 का, यानी कि 1, 3, 4 और 5। ठीक है, यहाँ पे है निम्नलिखित किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है। तो पहले 1 हो जाएगा, यानी कि चोल, उसके बाद 3 यानी कि पांड्यन, उसके बाद 4 यानी कि सतीय पुत्र, और उसके बाद 5 यानी कि केरल पुत्र। ठीक है, इन लोग का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न करेंगे 68। अगला प्रश्न है दोस्तों 68 में अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो 68 का राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन बी होगा, शिलालेख। ठीक है, अशोक के बारे में अगर जानना है तो आपको इनके शिलालेख को जानना होगा। ठीक है, शिलालेख को देखिए, शिलालेख को अगर आप पढ़ते हैं तो शिलालेख में अशोक की जानकारी मिलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 69। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रतिवर्ती हुई थी। तो 69 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न है 70। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है। तो 70 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, अफगानिस्तान में पाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 71। ठीक है, अत्यंत पॉलिश किए गए 81वें अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालुकास्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए हैं उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया है। तो 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि मिर्ज़ापुर के समीप चुनार से। अगला प्रश्न है 72। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है। तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि मेगास्थनीज की उक्ति है ये। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 73। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर शराब और दर्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो 73 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है 73। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो 73 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, बिंदुसार। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 74। 74 में है अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 13वां बृहत शिलालेख। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 75। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि उज्जैन का गवर्नर था ये। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 76। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि पृथक कलिंग शिलालेख। अगला प्रश्न है 77। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि कलिंग का पृथक शिलालेख। अगला प्रश्न करेंगे 78। 78 में है किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामत्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? तो 78 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा ना, डी होगा, यानी कि छठे शिलालेख में। ठीक है, छठे शिलालेख में ये कहा गया है। अगला प्रश्न है 79। निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? तो 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रादेशिक राजूक युक्तक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 80 है विशिष्ट है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे विष्टि है। ठीक है, विष्टि क्या है? तो 80 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, विष्टि जो है ये बेगारी है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, बेगारी। अगला प्रश्न करेंगे 81 में है मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? तो सीता से जो तात्पर्य है ये है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। ठीक है, 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। और ये प्रश्न पूछेगा यूपी PCS 2013 में। अगला प्रश्न करेंगे 82। 82 में है निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि स्तंभ। अगला प्रश्न है 83। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्यकाल में अकाल सूखा जैसे दैवीय प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो 83 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, यानी कि महास्थान यानी बांग्लादेश और सहगौरा यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये दोनों जो है महास्थान जो है ये बांग्लादेश में स्थित है और सोहागौरा जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 84। 84 में है अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचार हेतु किसे भेजा था? ठीक है, तो 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि महेंद्र और संघमित्रा। ठीक है, इन दोनों को भेजा था। अगला प्रश्न करेंगे 85। अशोक के मनसेहरा यानी पाकिस्तान एवं शहबाज गढ़ी यानी पाकिस्तान से प्राप्त बृहत शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो 85 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, खरोष्ठी लिपि। ठीक है, और ये जो प्रश्न पूछा गया है CGPSC 2012 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 86। कहाँ से अशोक के द्विभाषी यानी कि ग्रीक और आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सर ए कुन्ना यानी कंधार। ठीक है, कंधार के नाम से भी जाना जाता है इसे। अगला प्रश्न करेंगे 87। 87 में है कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकारों में विभाजित है? तो 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 15। और ये देखिए 48 52 BPSC 2008 में पूछा गया प्रश्न है।
नेक्स्ट प्रश्न है 88, अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे। तो 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजा, क्षेत्र, प्रशासन व एवं कोष। ठीक है, 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और ये जो प्रश्न पूछा गया एनडीए 2010 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 89 में है, अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था। तो 89 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, ये जो राजा था मिस्र का था। ठीक है, 90 करेंगे कि इसके शासनकाल में डायमेकस यानी कि डिमेकस भारत आया था। तो 90 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, बिंदुसार के शासनकाल में ये आया था। और ये जो प्रश्न पूछा गया यूपी PCS 2012 में पूछा गया है, और ये वाला, और ये जो पूछा गया यूपी PCS 2015 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 91, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है। तो 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि गुर्जरा में। अगला प्रश्न करेंगे 92 में है, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है। तो 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि महावंश में। और ये आज का लास्ट प्रश्न है 93। तो 93 में बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रान्यू अशोक यानी कि राजा अशोक उल्लिखित है। तो 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कांगन हल्ली। ठीक है, कांगन हल्ली। तो दोस्तों ये था आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, जो दोस्तों कई सारे एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर करना न भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।